हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, एंटर यानी कि यहाँ पे एंट्री यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और आइटस मतलब इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है? सेल्फ लिमिटिंग होता है, कंटिन्यू टिल द पॉजिटिव एजेंट इज एक्सक्रीटेड, यानी कि जब तक पॉजिटिव एजेंट हमारे अंदर रहेगा तब तक वो रहेगा। जैसे ही जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो ये डिजीज़ अपने आप क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये क्या है? सेल्फ लिमिटिंग है। उसके बाद जो क्रोनिक होता है वो क्या है? लास्ट कर सकता है 4 वीक्स तक, यानी कि ये हमारी जो बॉडी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जो क्रोनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वो 4 वीक्स तक जो है हमारी इसके साइन एंड सिम्टम्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी यानी कि कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं जैसे कि नोरा वायरस, एडिनो वायरस या फिर रोटा वायरस। उसी के साथ साथ बैक्टीरिया हो सकता है जैसे इकोलाई। इकोलाई वैसे तो नॉर्मल फ्लोरा होता है, लेकिन जब इसको एक दूसरा इन्वायरमेंट मिल जाता है और ये ट्रिगर हो जाता है तो ये क्या कर सकता है? हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, पैरासाइट हो सकता है एंटोअमीबा होस्टिलिका जैसे कि। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, हमने ज़्यादा ही एंटीबायोटिक थेरेपी ले लिया है तो वो एक केस हो सकता है। उसके बाद जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर यानी कि फिकल ओरल रूट से भी ये जो है हमारे अंदर जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे सी फूड होती हैं, किसी को फूड एलर्जीज़ होती हैं या कोई हैवी मेटल कंज्यूम कर लेता है तो उनकी वजह से भी हमें क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, बिकॉज वो ईजिली कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट या फंगल इन्फेक्शन कुछ भी उसको बहुत जल्दी क्या है उसके अंदर जाके उसको इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद पुअर पर्सनल हाइजीन, अगर पर्सनल हाइजीन हम मेंटेन नहीं रखते हैं तो वहाँ पे फूड और जो वाटर है वो कंटामिनेटेड होगा। हमारी जो एरिया है वो सैनिटेशन प्रॉपर वहाँ पे नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है? हमें ये डिजीज़ हो सकती है। क्राउड्स में सेम रहेंगे, हम अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फूड एलर्जीज या फिर सी फूड जैसा होगा या कंटामिनेटेड फूड वाटर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट ग्रो होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए। उसके बाद जो फॉल और विंटर मंथ्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जो इटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर्स हमने अभी पढ़े हैं उनकी वजह से क्या होगा? 3 केसेस में आएंगे। ठीक है, पहले में क्या होगा? डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी और म्यूकोजल जो है वो डैमेज होगा। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होती है वो इंटेस्टाइन में होती है और वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकोजल है वो डैमेज हो रहा है। अब म्यूकोजल डैमेज हो जाएगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। साथ फ्लूइड का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड का सिक्रीशन है वो बॉडी के बाहर क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अब इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। और थर्ड क्या होता है? जो मोटिलिटी डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब की वजह से इन शॉर्ट एट लास्ट क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा? हमने साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एब्डोमिनल क्रैम्प, डिस्टेंशन, डायरिया, डिज़ायर टू डिफिकेट, यानी कि बार बार ऐसा होगा कि जैसे हमें क्या है? डिफिकेट करना है, जो है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद सिस्टमिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे कि फीवर, नोजिया, वोमिटिंग और मैलेज। अब जो डायरिया हो रहा है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल अल्सरेशन हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। तो इन शॉर्ट कंडीशन क्या होती है? फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से, फ्लूइड का सिक्रीशन बॉडी से आउट होने की मतलब बॉडी के बाहर सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से और मोटिलिटी डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होगी और उसकी वजह से हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के। अब क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं? तो जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, वीकनेस, ये सारे क्या है? हमारे जनरल सिम्टम्स हैं जो हमें हर एक इन्फेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन डायरिया को छोड़ के क्या है? ये देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ एनोरेक्सिया होगा, इसमें एब्डोमिनल पेन, चिल्स और डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है। डेथ ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर कॉमन ड्यू टू डायरिया, और जब गैस्ट्रोएंटेराइटिस में डायरिया हो जाता है तो उसकी वजह से जो है चिल्ड्रंस की डेथ जो है वो देखने को मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम स्टूल टेस्ट कराते हैं, ये चॉइस ऑफ डायग्नोसिस होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टूल में जो है कोई बैक्टीरिया वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई वायरस तो प्रेजेंट नहीं है, ताकि हम उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दे सकें। साथ ही हम सिग्मोइडोस्कोपी करा सकते हैं, असेस कर सकते हैं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस कि फ्लूइड की कितनी अमाउंट है बॉडी में, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कितना है और एसिड बेस बैलेंस कैसा चल रहा है बॉडी में, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीरम ओस्मोलैरिटी चेक करते हैं और जो एबीजी है वो असेस किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एक्यूट अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई ड्रग उसमें देने की ज़रूरत नहीं होती। हम ORS दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। उसके बाद क्रोनिक वगैरह होता है, अगर हमें क्रोनिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो हम मेट्रोनिडाजोल, एंटीबायोटिक्स, रोटेक वैक्सीन यानी कि रोटा वायरस की जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो हम दे सकते हैं। IV हम ओडेस्ट्रोन दे सकते हैं और मेटाडोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं। उसके बाद ये क्योर हो जाता है 3 to 5 डेज़ में, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया और वायरस जो एंटर हो जाता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होने के बाद क्या हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और अगर क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तो वो अप्रोक्स कितने लेता है, अप्रोक्स 4 वीक्स वो रहता है, उसके बाद वो भी क्योर जो है अपने आप हो जाता है। सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं और प्लाज्मा फेरेसिस इसमें हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो हमें माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल अल्सरेशन हो सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एसिड बेस इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है।